इलेक्शन से पहले प्राइमरीज और प्राइमरीज में आइडियोलॉजी का असर जो ममदानी ने दिखाया है, और एपेक जो वहां की सियासत, एपेक असल में वो इजरायली ज़ायनिस्ट लॉबी वो है जो अमेरिका के कारोबारी लोग उसमें शामिल हैं, मीडिया उसमें शामिल है, और तमाम पार्टियों, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो उन दोनों पार्टियों के लीडर्स को एक तरह से खरीद लेता है जीतने से पहले। उनका भी असर कम होता जा रहा है, ये वो डार्क मनी। तो वो देखिए, किसी की जेब में पैसा आए और उस पैसे को लेने से पहले कह दे कोई कि ये डार्क मनी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें नुकसान होता है, ये इतनी समझदारी की बात है ममदानी की कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवरहॉल होने जा रहा है शायद वहां की सियासत में। तो एपैक इज अ मॉन्स्टर, और एपैक का जो डार्क मनी है वो हमारे समाज को डिवाइड कर रहा है। तो ममदानी के खिलाफ बहुत बड़ा जूइश लॉबी लग गया है, जो जूइश कट्टरवादी है। आज तो और एक बात है कि 700 रेबाई ने उसके खिलाफ लेटर मांगा कि तुम माफी मांगो कि तुम नफरत फैला रहे हो। तो भाई एपैक मॉन्स्टर है, क्योंकि एपैक का जो रोल है जेनोसाइड का, उसका रोल है, जेनोसाइड मानने के लिए तैयार नहीं आज भी, और उसको डिफेंड करता है, तो मॉन्स्टर तो है ही। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले हमें इसलिए पसंद करते हैं कि हम सही खबरें, ऑथेंटिक खबरें पहुंचाते हैं, प्रोपेगेंडे से आपको बचाने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे जानकार लोगों से मुलाकातें कराते हैं जिससे कि आपकी मालूमात में गहराई आए, समझ आए कि वाकई दुनिया आखिर कैसी है। जैसी दिखती है वैसी दुनिया नहीं है, ये समझना अपने आप में जरा मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले बहुत ही उनके कमेंट्स से मालूम होता है कि वो कितने मैच्योर हैं, कितने चीजों को गहराई से समझ रहे हैं। आज एक ऐसे सवाल पर बात हो रही है, हमारे साथ खास मेहमान हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत ही एक्टिव हैं फिलिस्तीन के मामले में। एक तरह से पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ की हुई है, यानी जब ऑक्यूपेशन जब उनसे पूछते हैं यानी आपका काम क्या है, आप किस चीज में मशगूल हैं, तो वो कहते हैं कि ऑक्यूपेशन के खिलाफ एक मूवमेंट चलाना, जो एक बड़ा काम है इस वक्त। हालांकि दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब से जो हम आज बात करेंगे वो बहुत ही अहम पहलू है जिसे समझना जरूरी है। ये जो जंग शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 से, उसके बाद क्या क्या अप्स डाउन्स आए, पूरी दुनिया की सड़कों पर फिलिस्तीन से हमदर्दी और इजराइल से नफरत, और उसका असर अब बहुत तेजी से अमेरिका की सियासत पर नजर आने लगा है। कई यूरोपियन मुल्कों में भी नजर आ रहा है। कई यूरोपियन मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बाकायदा इजराइल के खिलाफ मजबूती से, इतनी मजबूती से बात कर रहे हैं जितनी बात शायद कभी कभी बहुत से ईरानी लीडर्स भी नहीं करते थे। यह बहुत बड़ी तब्दीली है। तो आखिर खास तौर पर अमेरिका में चूंकि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और एक बड़ा चैलेंज है ट्रंप के सामने, ना सिर्फ ट्रंप के सामने बल्कि इजरायली लॉबी और वहां की दोनों बड़ी पार्टियों में एपेक का फंड, और बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल एकदम बदलती जा रही हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और ऐसे हसास, ऐसे इंपॉर्टेंट मामले पर आज हमारी आपकी बात हो रही है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, नाजरीन से, कि आखिर तक जरूर देखिएगा। फिरोज साहब, क्या कुछ देख रहे हैं? अमेरिका में प्राइमरीज हुई हैं अभी कुछ नतीजे आए हैं ममदानी के जीतने के बाद, जो वहां और तब्दीलियां नजर आ रही हैं। अच्छा, ममदानी का नाम तो एक मुस्लिम आइडेंटिटी उसकी है, उसके बाद समझ में आती है कि वो फिलिस्तीनियों से हमदर्द हो सकता है, यह भी समझ में आ सकती है कि वो शायद ईरान से भी हमदर्द हो सकता है, लेकिन जो मुस्लिम नहीं है वो लोग भी बहुत ही तेजी से जो कुछ वहां की सियासत में बदल रहा है, वो क्या कुछ है, कितनी मजबूत तब्दीली है, क्या देख रहे हैं? जी, धन्यवाद अहमद भाई। बेसिकली पॉइंट है कि जो हम लोग 3-4 साल पहले नहीं देख सकते कि इजराइल का इतना बड़ा डाउनफॉल अमेरिका में होगा, ये नहीं देखा था। सिर्फ मुझे याद है एलन हार्ट, जो एक ऑथर है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब की ज़ायनिज्म दी रियल एनिमी ऑफ द जूस, उन्होंने मुझे ये बात 2006 में लंदन में बोली थी कि एक दिन आएगा कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा
टर्निंग अराउंड आएगा, एक बहुत बड़ा बैकलैश आएगा ये जूइश लॉबी के खिलाफ। मगर मैं बोला भाई कब होगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो टाइम पे ये लॉबी बहुत पावरफुल थी। पोस्ट 9/11 उनका जो कब्जा था अमेरिका पे और भी बढ़ चुका था, वेस्टर्न पे भी बढ़ चुका था। मगर अभी बहुत बड़ा टेस्ट अभी आएगा मिड टर्म्स में, क्योंकि नवंबर 4 को इलेक्शन वहां होगा मिड टर्म्स की बात, और अक्टूबर में इजराइल में भी है। तो नेतन्याहू हार के कतार पे खड़ा है डेफिनेटली। अभी जो फिगर आ रहे हैं 120 सीट में से नेतन्याहू की, उसकी और उसके अलायंस की संख्या अभी 50 से 49 के नीचे आ चुकी है। तो वो तो सत्ता में आने वाला नहीं है, मगर वो कुछ भयंकर काम कर सकता है, वो उस पर भी बात होगी। दूसरी बात है कि ट्रंप बड़ी क्राइसिस में आ चुका है, वैसे भी इसका आखिरी टर्म है, और अगर ये मिड टर्म में ही उसकी मेजोरिटी चली जाती है सेनेट और कांग्रेस में, तो लेम डक से बदतर हाल होगी, क्योंकि उस पर इम्पीचमेंट के भी बहुत सारे मुद्दे, एप्स्टीन फाइल के मामले है, करप्शन के मामले, बहुत सारी बात है। तो पहले तो दो बातें, एक तो कौन से मुद्दे हैं जो इम्पैक्ट करेंगे मिड टर्म पे, और दूसरा है कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, क्योंकि आपने जो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया वो सब क्या मामले हैं, ठीक है। एक है कि जो मिड टर्म्स पे बड़ा असर हो रहा है वो है गाजा का जेनोसाइड, जो भी है मुरलीधर, जो इंडियन जज ने जो रिपोर्ट निकाली है, जो चिल्ड्रन जेनोसाइड किया इजराइल ने, और जो बलात्कार की भी रिपोर्टें आ रही है लगातार, ऑफिशियल यूएन की रिपोर्ट्स आ रही है, ये सब के बहुत बड़े इंपैक्ट अमेरिकन इलेक्ट्रेट पे और यूरोप और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मगर आज हम अमेरिका की बात करें, नंबर 1। दूसरा है कि ईरान वॉर बहुत ही अनपॉपुलर है, वो भी अभी अमेरिका हार चुका है, एमओयू से दिखता है कि वो सरेंडर कर चुका है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस अभी तक जा चुके हैं ये इजरायली वॉर्स के लिए। तो वो दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरी बात है कि ट्रंप ने तो नो वॉर बोला था, वॉर के वॉर में वो फंसे जा रहा है। तो ट्रंप के लिए इन्फ्लेशन के सवाल, मागा बेस जो एंटी वॉर था वो भी अभी सवाल खड़े कर रहा है, उससे जो टैरिफ्स लगाई उससे नुकसान हुआ अमेरिका में, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। और वहां जोरान ममदानी और जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बर्नी सैंडर्स है, उन्होंने अफोर्डेबिलिटी के मुद्दे करके बता रहे, जोरान तो न्यूयॉर्क में उसको अमल करके बता रहा है, और न्यूयॉर्क स्टेट हो या सिटी हो, वो एक पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेंटर है अमेरिका का, तो उसको कोई कोने में है वाली बात नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं जो, और मागा मतलब जो आइस के जो आक्रमण करता है, इमिग्रेंट्स को पकड़ना वगैरह वगैरह, उसके बहुत बड़े बैकलैश पूरे अमेरिकन पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जिसका असर हम लोग देखेंगे। अभी जरा अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को पहले समझ ले कि एक्चुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहां हमारा जैसे लोकसभा है 5 साल का जो टर्म होता है, वैसे वहां यूएस कांग्रेस है, ठीक है, जहां 635 सीट होती है, मगर वहां हर 2 साल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, हर 2 साल इलेक्शन होते हैं। और दूसरा जो वहां का राज्यसभा है, मगर वहां भी राज्यसभा डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, जिसको सेनेट बोलते हैं। तो वो सेनेट में बेसिकली 100 सीट होती है, तो वहां 50 स्टेट है, तो हर स्टेट को 2 सीट मिलती है, मगर इलेक्शन होता है, ठीक है। जो यूएस कांग्रेस है उसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, ओके, और मगर वो होता है स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे कैलिफोर्निया सबसे बड़ा स्टेट है, तो उसको 50 कांग्रेस की सीट मिलेगी। जो छोटा वायोमिंग स्टेट है उसको 1 सीट मिलेगी, ठीक है। मगर जहां तक सेनेट की बात है, सबको 2-2 सेनेटर मिलते हैं। तो ऐसा करके आंकड़ा 435 + 100, 535 का एक उनका पार्लियामेंट है, जिसको उनका कांग्रेस बोलते हैं। अभी पॉइंट है कि ये जो चुनाव आएगा मिड टर्म का, उसमें जो 435 सीट है वो सबकी सब इलेक्शन होने वाली है, ठीक है। और जो सेनेट होती है, क्योंकि सेनेट का जो सेनेटर का टर्म 6 साल का होता है, ठीक है, मगर वो हर 2 साल 1/3 सेनेटर्स को खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि सबका टर्म खत्म होता है 1/3 का। तो इस बार हम लोग 435 सीट का इलेक्शन देखेंगे, और यहाँ 35 सीट का सेनेटर की इलेक्शन देखेंगे, ओके। नाउ द पॉइंट इज के आपने जो प्राइमरीज का जिक्र किया, ये क्या बात है। प्राइमरीज बहुत ही हेल्दी चीज है अमेरिकन पॉलिटिक्स की, जिससे हम लोग को सीखना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए। क्योंकि जब आपको टिकट चाहिए, तो आप वहां के पार्टी प्रेसिडेंट या वहां की कमेटी के पास बंद कमरे में पैसा दो, चापलूसी करो, वो सब मामला नहीं है। आपको अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो के साथ वहां कम्पीट करना पड़ता है, और पार्टी के जो कार्यकर्ता है, और ओपन वोटिंग भी होती है, दूसरे लोग भी वहां वोट करें, 10 लोग खड़े हो, जो जिसमें जिसको ज्यादा वोट मिलता है उसको टिकट मिल जाती है। तो पार्टी बॉस के हाथ में नहीं है, जनता के ऊपर है।
अगर जोरान ममदानी मांगता ये कमला हैरिस या चक शुमर से ये सीट, तो उसको कभी नहीं मिलती, मगर वो जनता में गए और जनता ने उसको सपोर्ट किया। जनता ग्रास रूट मूवमेंट बनी, 90,000 वॉलंटियर बने, उन्होंने पैसा जमा किया, घर घर गए और उन्होंने जो मिलियन बिलियन क्लास है उनको हरा दिया। यह है प्राइमरीज की ताकत। तो पॉइंट इज के अभी जो मिड टर्म्स होने वाले हैं उसमें अभी हाउस का क्या आंकड़े है। सेनेट में 100 सीट में से रिपब्लिकन के पास अभी 53 सीट है, डेमोक्रेट्स के पास 47 है। उसमें 2 इंडिपेंडेंट है, मगर वो डेमोक्रेट्स के साथ वोट करते हैं, तो 6 सीट का अंतर है, 53 वर्सेस 47। यूएस कांग्रेस में 435 सीट है, रिपब्लिकन के पास 218 है, डेमोक्रेट्स के पास 212 है, 4 वैकेंसी है। यहाँ भी 6 सीट का आंकड़ा है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जो एंटी वॉर रेजोल्यूशन जो पास हुआ कि आपको अगर वॉर करनी है तो आपको हाउस में आना होगा, सेनेट में आना होगा, तो हम देखते हैं कि 4 रिपब्लिकन सेनेटरों ने यहाँ क्रॉस किया और एक डेमोक्रेट सेनेटर जो जॉन फेटरमैन है, जो जूइश लॉबी का ही बंदा है, उसने वहां क्रॉस किया था। मगर रिपब्लिकन मेजोरिटी के बावजूद ट्रंप वहां हारा, क्योंकि 4 रिपब्लिकन यहाँ आ गए थे। ठीक है, तो अभी जो है कि क्या अनुमान है हमारा कि ये आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है ये पूरे इलेक्शन में। नंबर 1 है कि अभी जो दिख रहा है कि 6 से 9% का अंतर आ रहा है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में। बहुत बड़ा अंतर है, 9% का अंतर, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम ट्रम्प के लिए, खास करके यूएस कांग्रेस में। ओके, तो अभी जो उसके पास जो डेमोक्रेट्स के पास जो अभी 212 सीट है, वो 25 से 30 सीट से बढ़ सकता है। जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी और भी पता चलेगा, मगर अभी जो अनुमान है, इट कैन गो टू 232 to 40 सीट्स। ओके, और रिपब्लिकन्स जो 25 से 30 सीट हारते हैं, तो जो अभी 217 है, मतलब वो तो 200 के अंदर चला जाएगा। तो ट्रम्प की मेजोरिटी चली जाएगी। ठीक है, अभी जहां तक सेनेट की बात है, ट्रम्प के लिए वहां थोड़ी आसानी है, क्योंकि जो 35 सीट है उसमें से 22 सीट उनको डिफेंड करने हैं, जो रेड स्टेट्स में, जो रिपब्लिकन स्टेट्स में, और रिपब्लिकन्स को 13 से डिफेंड करनी है। तो जिसका मतलब है कि 13 उनको डिफेंड करनी है, और वो जो 22 है उसमें से उनको फ्लिप करनी है, उनको कुछ हराना भी है। मगर अभी भी बात आ रही है कि आइदर ये 50-50 होगा या डेमोक्रेट्स 51 to 49 लीड करेंगे, और मेरा मानना है कि उससे ज्यादा ही लीड होगी। क्योंकि टेक्सास जैसे रेड स्टेट में कभी सोच ही नहीं सकते, मगर जॉन टेलरिको वो सेनेट जीतेगा, वो लीड कर रहा है, डेमोक्रेट है, मगर टेक्सास जैसे स्टेट में जीतेगा। फ्लोरिडा जैसे रेड स्टेट्स में, मायामी में मेयर बन रहे डेमोक्रेट्स के, या ट्रम्प अगर 9% से जीता है तो वो और 9% जीतकर जीत रहे, मतलब रेड स्टेट्स में भी अभी ट्रम्प से थकान वाली बात है। ओके, मगर आप देखो कि ट्रम्प इतना माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि वो प्राइमरीज को भी ध्यान दे रहा है। हमको पता है कि थॉमस मैसी को हराना जरूरी उसको लगा, कि जिसने एप्स्टीन का मुद्दा बनाया रिपब्लिकन पार्टी में से, उसको कुछ भी करके हराओ। तो प्राइमरी में $35 मिलियन जूइश लॉबी डालती है, और मैसी को हटाने की बात करती है, हटा डालते हैं। मगर जब तक ये डेमोक्रेटिक टर्म खत्म नहीं होता, मतलब कांग्रेस का टर्म नहीं खत्म होगा, तब तक ये है। और वो उसने एक रेजोल्यूशन पास करवाया है, अभी इंट्रोड्यूस किया कि मिलिट्री फंडिंग बंद किया जाए इसराइल को, एप्स्टीन फाइल पे और भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो होकर उनको सबको जेल में डाला जाए। वो सब थॉमस मैसी और इनफैक्ट इवन रो करना कर रहे हैं। अभी जो बड़ी बात है, जो हम लोग प्राइमरीज की बात करें, कि जोरान ममदानी ने करके आ गया है, वो क्यों ऑलरेडी इतनी बड़ी चर्चा में आ गया है। एक है कि जोरान ममदानी के 3 बैक्ड कैंडिडेट्स न्यूयॉर्क की प्राइमरी में जीते, और उससे खलबली मच चुकी है डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि न्यूयॉर्क में से 2 बड़े डेमोक्रेटिक लीडर आते हैं। एक है हकीम जेफरीज, जो ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है वहां के हाउस में, और अगर मेजोरिटी आई कांग्रेस में तो वो स्पीकर बन जाएगा माइक जॉनसन के जगह पे, इतना पावरफुल लीडर है वो। ओके, और दूसरा है चक शुमर, पता है कि वो जूइश लॉबी का है, और वो बोलता है कि मेरा काम है लेफ्ट को प्रो इजराइल रखना। तो चक शुमर भी न्यूयॉर्क का है, हकीम जेफरीज भी न्यूयॉर्क का है। ठीक है, इनके बैक कैंडिडेट्स को जोरान ममदानी के 3 कैंडिडेटों ने हरा दिया। ये जोरान ने किया है। इसके 1 साल पहले इसका नाम नहीं जानते थे हम लोग, मगर आज वो न्यूयॉर्क में आकर एक एक जो चीज उसने बोली थी वो अमल कर रहा है।
कल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जोरान की कि उसने जो रेंट कंट्रोल की बात की, वो उसने 2 साल के लिए फ्रीज करवा दिया है 10 लाख मकानों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट, जो पहले, और डी ब्लासियो भी एक मेयर थे जिसने ये किया था। और जो भी जोरान और उसके साथी जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कर रहे हैं, वो कोई बड़ी कम्युनिस्ट वाली बात नहीं है। ये ऑलरेडी यूरोप में है। चाइल्ड केयर, यूनिवर्सल मेडिकल फॉर ऑल, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट भी बहुत सब्सिडाइज। तो ये कोई बड़ी क्रांतिकारी इनकलाबी चीज नहीं कर रहा है कि इनको रेडिकल बोलो, इनको एक्सट्रीमिस्ट बोलो, उनको कम्युनिस्ट बोलो। क्योंकि आप सोचो कि ये प्राइमरी में जब ये 3 कैंडिडेट जीते, प्राइमरी का मतलब है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट इनकी मिलनी है, मिल गई। अभी उनको नवंबर में इलेक्शन लड़ना है। तो प्राइमरी में जो डेमोक्रेटिक टिकट मिल गई, उसके खिलाफ ट्रम्प क्या लिखते हैं? ओके, वो रात को 2:30 बजे उठकर ये मैं देश को कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बनने दूंगा, ये बोलता है ट्रम्प। इसको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का अंतर नहीं पता, मगर ये डराने की वाली बात होती है। फिर वो क्या बोलता है, मेनी कम्युनिस्ट रनिंग ऑन बैडली इन बैडली फेलिंग ब्लू स्टेट्स। जो डेमोक्रेटिक ब्लू स्टेट्स है सब फेल स्टेट्स है, तो वहां बहुत सारे कम्युनिस्ट इलेक्शन में प्राइमरी में लड़ रहे हैं। ऑलरेडी ये प्लेसेस में बहुत सारी क्राइम है, हाई टैक्सेस है, इलीगल माइग्रेंट्स है, और ये रेडिकल्स जो अगर जीत गए तो चीज और भी बुरी होती जाएगी। ओके, तो ये सुबह 2:40 को उठकर ट्रम्प 24 जून को ये लिखता है कि वो कितनी चिंतित है। प्राइमरी इलेक्शन में अभी तो कोई जीता हारने की बात भी नहीं, वो तो अभी नवंबर में पेंडिंग है। ओके, इतना महत्व है प्राइमरी का। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं भाई मिड टर्म तो ट्रम्प हारने की क्या बात है? भाई ट्रम्प ही हारेगा, क्योंकि उसके बाद वो जो सिटिंग डक क्लेम डक बन जाएगा, वो आगे क्या करने वाला है? उसके बाद उसके हाथ में मेजोरिटी पूरी चली गई, फिर वो वीटो और झगड़ा और वो सब चलाते रहे, मगर उसके बाद वो बहुत वीक होने वाला है। तो एक वो बात। अभी ये 3 कैंडिडेट जिसको एक्चुअली मिनिमम संख्या 29 कैंडिडेट्स की है जो जीते हैं, जो एंटी एपैक एजेंडा भी जीते हैं। मैं एपैक पे भी बात करूंगा। हाँ। ओके, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, क्योंकि वो भी इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जिन्होंने एपैक से, इजरायली लॉबी से पैसे लिए हैं, आज वो टॉक्सिक हो चुका है मामला। तुमने अगर इजराइल लॉबी से पैसे लिए तो तुमको वोट मिलना, जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। जरा एक मिनट रुक करके मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि फिरोज मीठी बोरवाला साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम भारत के किसी मीडिया चैनल पर अमेरिका की सियासत को समझाने का तरीका और इतना सिंपल करके हमारे यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन और इलेक्शन का सिस्टम, इलेक्शन से पहले प्राइमरीज और प्राइमरीज में आइडियोलॉजी का असर जो ममदानी ने दिखाया है, और एपेक जो वहाँ की सियासत। एपेक असल में वो इजरायली ज़ायनिस्ट लॉबी वो है जो अमेरिका के कारोबारी लोग उसमें शामिल हैं, मीडिया उसमें शामिल है, और तमाम पार्टियों, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, वो उन दोनों पार्टियों के लीडर्स को एक तरह से खरीद लेता है जीतने से पहले। उनका भी असर कम होता जा रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। और डीप, जिसे ब्लैक फंडिंग या क्या कोई नई टर्मिनोलॉजी दी थी, डार्क मनी, वो डार्क मनी। तो वो देखिए, किसी की जेब में पैसा आए और उस पैसे को लेने से पहले कह दे कोई कि ये डार्क मनी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें नुकसान होता है, ये इतनी समझदारी की बात है ममदानी की कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवरहॉल होने जा रहा है शायद वहां की सियासत में। जी, आप अपनी बात जारी रखें, बहुत अहम बात आप रख रहे हैं। जी, प्राइमरीज के पहले क्या हुआ कि ममदानी ने एक बयान दे दिया कि एपैक इज अ मॉन्स्टर। ओके, और उसका जो डार्क मनी है, हेलो आप सुन पा रहे? जी, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, जी जी। हाँ। तो एपैक इज अ मॉन्स्टर, और एपैक का जो डार्क मनी है वो हमारे समाज को डिवाइड कर रहा है। तो ममदानी के खिलाफ बहुत बड़ा जूइश लॉबी लग गया है, जो जूइश कट्टरवादी है। आज तो और एक बात है कि 700 रेबाइज ने उसके खिलाफ लेटर मांगा कि तुम माफी मांगो कि तुम नफरत फैला रहे हो। तो भाई एपैक मॉन्स्टर है, क्योंकि एपैक का जो रोल है जेनोसाइड का, उसका रोल है, जेनोसाइड मानने के लिए तैयार नहीं आज भी, और उसको डिफेंड करता है, तो मॉन्स्टर तो है ही। और उसी के पैसे से इस किस्म के लीडर्स खरीदे जाते हैं अमेरिका में, और बाद में वो डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं लोग। ओके, तो उसके बाद वो स्टेटमेंट के बाद उसका जो जूइश दोस्त है, मैं 3 कैंडिडेट्स की बात करूंगा,
एक तो है ब्रैड लैंडर, जो जूइश दोस्त है उसका, लिबरल जायनिस्ट भी है, मगर उसने जेनोसाइड का विरोध किया है। वो इजराइल को हथियार मत भेजो, वो भी उसका एजेंडा है, उसकी वो जो इशू पे लड़ रहा है, ठीक है। तो ब्रैड लैंडर जीत के आता है। अफोर्डेबिलिटी का भी एजेंडा है, जो जोरान का बेसिक एजेंडा है। तो ब्रैड लैंडर जीत के आता है, तो उसी से पूरी जूइश लॉबी को जवाब दिया जाता है, जूइश कट्टरवादी लॉबी को। और एक टर्म में यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, डेमोक्रेट्स में यह आया है कि जो इजराइल को सपोर्ट करता है वो मॉडरेट सेंट्रिस्ट डेमोक्रेट्स है। मतलब इससे अच्छा। बेहुदा स्टूपिड किस्म की बात नहीं हो सकती। तो जोरान ममदानी लेफ्टिस्ट रेडिकल बन जाता है, या वो प्रो पीपल एजेंडा लेकर है, ओके। और जो एक एक्सट्रीमिस्ट यहूदी कट्टरवादी देश को सपोर्ट करता है वो मॉडरेट बन जाता है। मेरा सीधा बोलना है कि अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल कट्टरवादी सुपरमेसिस्ट अपार्थाइड जेनोसाइडल वॉर क्राइम्स की रेजिम को सपोर्ट करते हो, तो तुम वो सब वही हो, तुम कोई सेंट्रिस्ट मॉडरेट नहीं हो, तुम एक कट्टर एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर हो, तुम नाजी हो, ठीक है। तो जोरान और उसके साथियों की बर्नी सैंडर्स, अलेक्जेंड्रिया ओकेसो कोर्टेज, वो भी जीते इस बार प्राइमरी, बहुत बड़ी बात होगी, ओके। 29 लोगों का नाम में उसका भी नाम है एक्चुअली, उससे ज्यादा और जीतेंगे, और भी कुछ प्राइमरीज होने वाले हैं, ओके। तो पहला तो वो नाम था। दूसरा जो मैं नाम लूंगा उनका, यस, दूसरा जो मैं नाम लूंगा उसका नाम है दारी अलीजा अविला। वो न्यूयॉर्क के 13 डिस्ट्रिक्ट से जीती है, और उसने भी, मतलब उसने जो जिसको हराया है वो 5 बार जीत कर आया है, उसको उखाड़ कर फेंक दिया है इसने। आप सोचो, उसने बहुत सा बड़ा काम किया। ब्रैड लैंडर ने जिसको हराया, डैन गोल्डमैन, वो भी एक सिटिंग कांग्रेस पर्सन है, और वो जूइश लॉबी का बहुत बड़ा, एपैक के बहुत पैसे भी मिलते हैं उसको, वो तो बहुत डिफरेंट भी करता है। डैन गोल्डमैन को हरा दिया, ओके। और यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव एड्रियाना एस्पेलात, चेयर ऑफ द कांग्रेचुनल हिस्पैनिक कमेटी, मतलब बहुत बड़ा लीडर था, जो हिस्पैनिक कमेटी का लीडर भी है, उसको ये अविला ने हरा दिया है। और तीसरा जो नाम है क्लेयर वाल्डेस, न्यूयॉर्क 7 डिस्ट्रिक्ट से आती है, उसने भी जिसको हराया, वो भी मतलब डेमोक्रेट का एस्टेब्लिशमेंट का लीडर है। तो देखने वाली यह बात है कि सब नए लोग हैं, जो 33-35 साल के ये जो औरतें हैं, ब्रैड लैंडर 40-45 का होगा, ओके। मगर ये लोग डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ कर फेंक दिए, जिसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक वोटर कुछ और बोल रहा है, जो हम लोग जानते हैं। और जो चक शूमर, कमला हैरिस, हकीम जेफरीज, ये जो सब, गैविन न्यूसम, ये जो लोग हैं जो टॉप पे पकड़ के बैठे, इंक्लूडिंग ओबामा, इंक्लूडिंग हिलरी, ये सब ने जो पकड़ के बैठे हैं, वो अभी उनकी पूरी कुर्सी डामाडोल में है, राइट। तो पॉइंट इज के जो एजेंडा जोरान का है वो क्या है एग्जैक्टली, ओके। जो अभी पूरे, क्योंकि माइक जॉनसन तो स्पीकर है, वो तो बोला कि ऐसे जोरान पूरे अमेरिका में फैल रहे हैं भाई, छोटे मोटे जोरान ममदानी सब जगह पॉप अप हो रहे हैं, अभी क्या होगा हमारे देश का, ओके। तो उसका एजेंडा क्या है, उसने क्लियर कर बोला था कि मैं प्रो पीपल एजेंडा पे ला रहा हूं। और वो क्यों ये बोल रहा है, क्योंकि जब न्यूयॉर्क में ट्रम्प की वोट बढ़ी तो सब लोग हैरान थे, भाई न्यूयॉर्क जैसे ब्लू स्टेट में ट्रम्प की वोट क्यों बढ़े। तो जोरान गया उनके पास, वर्किंग क्लास के पास, वो परिवार के पास, भाई तुमने क्यों ट्रम्प को वोट दिया। तो उसने बोला ट्रम्प को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो हमारी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी हमारी बात कर रही है, तुम तो हमको भूल गए भाई। तो ट्रम्प को वर्किंग क्लास और परिवारों का वोट जाने लगा। तो फिर ममदानी उन्हीं की बात करने लगा कि मैं वर्किंग क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक्चुअल असली बेस है, लेबर यूनियंस बेस है, वर्किंग क्लास फैमिलीज बेस है। तो जोरान ने एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने ओरिजिनल एजेंडा पे लाया। तो वो क्या बोल रहे हैं, फ्री चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, रेंट कंट्रोल करो, बहुत महंगा है न्यूयॉर्क का रेंट, फ्री बस ट्रैवल, ये सब वो करने लगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि न्यूयॉर्क में 1 लाख पॉटहोल थे, और 3 महीने के अंदर जोरान ने उसको सबको भरवा दिया। और एक पॉटहोल पे तो खुद गया। ये आदमी ऑफिस में बैठता नहीं है, वो रोज मैदान में होता है, ऑफिस जाके काम करता होगा, मगर बाद में वो निकलता है लोगों को मिलने के लिए, कि घरों में जाता है, कि घरों के हाल देखता है। तो लोग इतने खुश है कि बोल रहे कि भाई इसको तो प्रेसिडेंट बनाओ अमेरिका का। और मेरा मानना है कि 2032 या 36 में जोरान प्रेसिडेंट बन सकता है। लोग बोलेंगे कि भाई वो तो वहां का पैदाइश ही नहीं है, युगांडा का पैदाइश, वो तो नहीं बन सकता। मेरी बात भाई वो बोलना सही है, मगर वो इतना पॉपुलर फिगर होते जाएगा कि लोग बोलेंगे एक छोटा अमेंडमेंट कर दो यार, कौन सी बड़ी बात है।
कि ये जब अमेरिका के लोगों के लिए इतना बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो एक छोटा अमेंडमेंट करके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, उसको प्रेसिडेंट बना दो। एग्जिस्टिंग सेटअप में भी वो वाइस प्रेसिडेंट तक तो जा ही सकता है। एग्जिस्टिंग सेटअप में वो हाउसिंग मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन ही सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, इस बीच में मैं थोड़ा सा लोगों को, ताकि वो कनेक्ट कर सके, ममदानी के राइज की वजह क्या गाजा जंग थी? क्या ममदानी का जो उभार आया पूरी सियासत में, उसका असल रीजन क्या था? थोड़ा सा वो भी बीच में बता दीजिए तो लोग आसानी से समझते जाएंगे। जी जी, एकदम सही बात बोले। हाँ, देखिए हम जैसे लोग, मुझे तो थोड़ा मतलब ये भी लगता है, मगर जोरान का नाम सुना नहीं था। हाँ। तो जब ये आया कि मेयरल इलेक्शंस में जोरान ममदानी, इंडियन बैकग्राउंड का, मुस्लिम, न्यूयॉर्क में, मैं बोला भाई क्या हो रहा है। और बाद में पता चला मीरा नायर का बेटा, प्रोफेसर ममदानी का बेटा, ये दोनों बहुत बड़े फिगर है। तो बाद में वो जो प्राइमरीज होता है ना, कि जो जिसको टिकट चाहिए वो 5-6 लड़े। हाँ। तो बेसिकली जोरान को पूछा गया, वहां एक क्वेश्चन सब पूछा गया। हाँ। कि तुम जीतने के बाद क्या करोगे? हाँ। तो सबने बोला कि अगर मैं मेयर बना तो पहले मैं इजराइल जाऊंगा। तो जोरान बोला मैं तो न्यूयॉर्क का मेयर हूं भाई, मैं इजराइल क्यों जाऊंगा? तो फिर वहां पे अटैक चालू हो गया, तुम तो इजराइल के यू आर एंटी सेमेटिक और तुम इजराइल के विरोध में हो। तो उसने बोला देखो भाई, मैं जेनोसाइड के विरोध में हूं और इजराइल ने जेनोसाइड किया है। ये पहला लीडर है जिसने प्राइमरी इलेक्शन के दौरान खुलकर ये बात बोली है, मैं इजराइल नहीं जाऊंगा और इजराइल ने जेनोसाइड किया और मैं इजराइल के विरोध हूं। ठीक है, वो स्टेटमेंट ने उसके जो बाकी के 4-5 जो ये जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उससे पूरा का पूरा जोरान की आइडेंटिटी को अलग कर दिया। और जो नौजवान था वो उसके तरफ भागने लगा। आज ये वीडियो है जोरान का, को अकेले सड़क पे खड़ा है, कोई उसकी बात भी नहीं सुनता था। कोई था कैमरा होता, उसके हाथ में एक प्लेकार्ड और एक माइक, भाई मेरे से कोई बात करो। ऐसे करते 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 ये जोरान ने मूवमेंट खड़ी कर दी, जिसमें 90,000 वॉलंटियर्स, जिसने $1 लिया नहीं, $1 नहीं लिया है, वो घर का जाके दरवाजा खटखटाया है, वोटरों को बाहर निकाला है, पैसे जमा इकट्ठे किए है, क्योंकि वहां जो उसके सामने वाले थे सब डर गए थे, एक सब ये बिलियनर की स्थिति है, तो भाई अगर जोरान ममदानी जैसा कोई क्रांतिकारी बन गया तुम्हारा क्या होगा? तो उन्होंने बहुत पैसे लगा दिए। ओके, और जोरान ने करके बताया, मास मूवमेंट उसे खड़ी कर दी। मतलब वो जो मेयर का इलेक्शन था वो दुनिया का चर्चा का विषय बन गया। और उसने एक मौके पर उसने ये भी कहा कि प्लीज हमें पैसे मत भेजो, अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। ये बहुत एग्जाम्पलरी था। कोई सियासी आदमी और लोग बहुत खुशी से उसको पैसा दे रहे हैं, उसको वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब पैसे मत भेजो। तो ये एक अजीब किस्म का बंदा है कि वो पैसा भी नहीं चाहिए उसे। मैंने थोड़ा सा न्यूयॉर्क मैंने भी विजिट किया, क्वींस वाला इलाका जहां से ये रहता है। क्वींस, अगर मैं अपने भारत वालों को, दिल्ली वालों को बताऊं कि दिल्ली का शाहदरा जैसे है ना, उस तरह का एक जमुना पार जैसे हम लोग कह देते हैं। हालांकि कोई भी इलाका कमजोर या अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन वो वहां की वीडियोस में देख रहा हूं कि वो फुटपाथ पे चलता है, पैदल चलता है, लोगों से मिलता है। तो ये एक अजीब किस्म का आदमी मेटल है कि जिसने कह दिया था कि हमें पैसे भी नहीं चाहिए, और इजराइल और गाजा के मामले में वो बिल्कुल साफ बोला। जी आप अपनी बात जारी रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका डिस्कशन चल रहा है। मैं समझता हूं आगे भी हमें कुछ करना होगा। अब थोड़ा सा आप आहिस्ता आहिस्ता इसको समराइज करते चले जाइए ताकि आखिर में कोई कंक्लूजन पे आ सके। जी ठीक है, एक तो है कि हकीम जेफरीज और चक शुमर ने खुद जोरान को बुलाया, भाई हमसे बात करो, ये सब चलेगा नहीं। हाँ ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी में ये सब नहीं चलेगा टाइप्स। तो जोरान बोला बात करेंगे, मगर यही चलने वाला है क्योंकि बेस अभी पूरा शिफ्ट हो रहा है, पूरे अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है। ओके, इसके साथ जो आई थिंक इंपॉर्टेंट बात है, एपैक पे जरा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि और 2 लोग हैं जिनका जिक्र करना चाहिए, कोरी आर्चिबाल्ड और केसी केनेडी, जिन्होंने 2024 में काम चालू किया कि ट्विटर पे एपैक ट्रैकर चालू किया कि कौन कौन लीडर्स है जिन्होंने एपैक से कितना पैसा लिया है। और 2025 में उन्होंने फाइनली इस पे वेबसाइट बनाई और अपनी आइडेंटिटी रिलीज की, क्योंकि उनको खतरा भी था, मगर वो ओवरग्राउंड आके उन्होंने एपैक को एक्सपोज किया है। और उसमें एक्चुअली जब 2 प्रोग्रेसिव हारे, कोरी बुश और जमाल बोवेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है जिनको एपैक ने टारगेटेड हरा दिया ताकि वो पैलेस्टाइन का जो सपोर्ट है वो खत्म हो जाए। एक्चुअली जो पैलेस्टाइन पे सपोर्ट करता है ना, उनको आगे एकदम खत्म करते, मगर वो अभी हो नहीं पा रहा है, अभी तो पूरा उल्टा ही हो गया है।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स है जिन्होंने एपैक को एक्सपोज किया है। और आज ऐसी परिस्थिति है कि भाई अगर बोला जाता है कि आपने एपैक का पैसा लिया तो आपका हारने की ज्यादा गुंजाइश है। दैट इज दी पोजीशन। टॉक्सिक हो गया है एपैक का पैसा और वो बहुत ही अनपॉपुलर एपैक हो गया है। उसके साथ जो और पॉइंट है कि जो तेजी से, और मैं कुछ आंकड़े पे भी आ जाते हैं, ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यंग डेमोक्रेट्स है, यंग डेमोक्रेट्स 80% एंटी इजराइल हो चुके हैं। ये गैलप का पोल है। ओके। और डेमोक्रेट्स का जो 65% आबादी है, सब लोग मिलाकर, वो 65% एंटी इजराइल हो चुका है। मैं तो मानता हूँ 70% तक गया होगा। दूसरा है कि प्यू का एक पोल है, तो उनका बोलना है कि 70% ऑफ ऑल डेमोक्रेट्स वो अभी एंटी इजराइल हो रहे, बिलो 50। ओके। और हार्वर्ड का एक पोल आया है या 81% सपोर्ट सीज फायर के लिए एंड स्टॉपिंग वेपन्स टू इजराइल। तो मामला 70 to 80% में भी एंटी इजराइल एजेंडा पे अमेरिका में बढ़ते जा रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है रिपब्लिकन पार्टी में, या आज भी एक तबका है, आई थिंक 55-60% जो ओल्डर जनरेशन है, जो वो क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव जायनिस्ट टाइप का है, जो इजराइल के साथ है। मगर वहां भी रिपब्लिकन वोटर में भी 50% प्लस जो नौजवान है वो भी इनके एंटी जा रहा है। उसके साथ आई थिंक जो एक रबाई का बयान आया है कि रबाई जे माइकेलियस करके, कि जो इजराइल को डैमेज हुआ है वो हम खुद जिम्मेदार है। आज जो अनपॉपुलरिटी है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में, पूरी दुनिया में हो, नो वन हैज डन मोर डैमेज टू इजराइल देन द वंस हु क्लेम टू लव इट द मोस्ट। जो सबसे ज्यादा बोलते कि हम इजराइल के नेशनलिस्ट और हम प्यार करते हैं, उसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। उनकी जो एक्शंस है गवर्नमेंट की, वो सबसे ज्यादा कारण है। एंटी सेमिटिज्म, एंटी जूइश तुम चिल्लाते रहो, मगर तुम्हारे एक्शन, ये जेनोसाइड सबसे बड़ा कारण है। अभी मैं जो खाली इतना ही बता दो, हमारे पास वक्त कितना है अभी? हाँ, वक्त हमारे पास बस 4-5 मिनट बाकी बचे हैं। आपको समराइज अभी कुछ खतरे की जो घंटी बता दो कि पॉइंट क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया, अक्टूबर में चुनाव इजराइल में नेतन्याहू हारेगा अगर ऐसे ही चलता रहा, और नवंबर में ट्रम्प भी हारेगा। अभी ना हारने के लिए वो कुछ करेंगे। 4 बार के ड्रामेबाजी हमले ट्रम्प पे हो चुके हैं। ठीक है। तो अभी एक लेटेस्ट कोई जिहाद का वीडियो आ गया, कोई अलकायदा लीडर का, उसका वीडियो है। जैसे पहले अलकायदा वाला ओसामा बिन लादेन बैठता था, दुनिया में जिहाद विहाद के ड्रामे चलते थे, सब सीआई के वीडियो होते थे, मोसाद के। तो वैसे ही और एक अभी वीडियो आया है कि मैं अपील करता हूं कि दुनिया के अमेरिका के मुसलमान ट्रम्प, जेडी वैंस और इलॉन मस्क को मारे। मतलब कुछ तो पकड़ा है, ताकि फॉल्स फ्लैग हो या मोसाद ही ट्रम्प और नेतन्याहू ट्रम्प को मरवा दे। ये लोग का झगड़ा भी वो चल रहा है। अब से पहले भी आप कई बार कह चुके हैं कि वहां कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है, बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। और आपने अलकायदा का जो CIA कनेक्शन बताया, चलते चलते मैं बिल्कुल 1 मिनट बीच में ले रहा हूं। जब इनके वीडियो ऑडियो अल जजीरा को मिलते थे, अल जजीरा दोहा में और अमेरिकन फौजी अड्डा वॉकेबल डिस्टेंस था, और वो बहुत आसानी से वहीं पे स्टूडियो में जिसको चाहो दाढ़ी लगाओ, वीडियो बनाओ और उन्हीं के जरिए चला। दुनिया के किसी मीडिया को उनकी ऑडियो वीडियो नहीं मिलती थी, इतना CIA स्पॉन्सर्ड कहानी थी। जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लें। जी। और एक खतरनाक ट्वीट आया है एक कट्टर यहूदी का, कि अभी शायद जरूरत है अमेरिका में एक पर्ल हार्बर हो जाए, एक 9/11 हो जाए, ताकि अमेरिका को याद करे कि आपके दोस्त कौन है और कोई शत्रु कौन है। पर्ल हार्बर मतलब जो जापान ने 1941 में अटैक किया था, वो हवाई में जो अमेरिका का बेस था, जिससे वर्ल्ड वॉर में टू में बाद में अमेरिका उतरा। और 9/11 का पूरा ड्रामा हमको पता है कि वो करवाया गया था मोसाद CIA के माध्यम से, ताकि अमेरिका को इराक और पूरे मिडिल ईस्ट में घसीट कर लाया जाए, और 7 कंट्री जिसमें ईरान का भी नंबर था, वो सब पे जंग करवाई जाए। तो और नेतन्याहू ने 95 में बोला था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भाई जाने वाला है, इस्लामिक मिलिटेंट्स कितने खतरनाक है वो पता नहीं, तो ये सब करवाया गया था। तो ये खतरा है। और आने वाले, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने बहुत ही खतरनाक है, जिसमें नेतन्याहू फुल कोशिश करेगा कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत हो रही वो बंद हो जाए, खत्म हो जाए,
लेबनान में जो प्रेशर अभी आया है इजराइल पे विड्रॉल को लेकर, क्योंकि एक जगह पे ट्रम्प ईरान से बातचीत करके एमओयू में डलवा दिया कि वहां से वो विड्रॉ होना है, इजराइल को विड्रॉ होना है, उसके बाद उसके बिना ईरान फाइनल एग्रीमेंट नहीं साइन करेगा, वो क्लियर कट है। दूसरी जगह पे वॉशिंगटन डीसी में वो लेबनान के लीडर जो फालतू नवाब सलाम और वो जो जोसेफ ने उनको बैठा रहा है इजराइल के साथ कि भाई वो अभी सॉवरेनिटी लेबनान की हम लोग महफूज रखेंगे, इजराइल तभी हटेगा जब हिजबुल्लाह को हथियार हटाए जाएंगे, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो ये दोनों साइड पे इसके ड्रामे चल रहे हैं और फाइनली ईरान वाला ही पक्ष चलने वाला है क्योंकि इजराइल वीक होते जा रहा है। मेरा बोलना है कि जब नेतन्याहू हारेगा और गादी आइजनकोट ज्यादा करके आएंगे तो वो एक वेस्टर्न प्रेशर के अंदर ऑपरेट करेंगे कि भाई ठीक है हम लोग विड्रॉ हो रहे, शायद 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात हो सकती है, पता नहीं क्या का, क्योंकि अगर जब क्योंकि मेरा मानना है कि इजराइल का अंत आ रहा है, आई मीन वो लोग का जस्ट उनको बुद्धि नहीं है काम करने की। एक बुरी खबर है हेब्रोन से कि वहां की जो इब्राहिमी मस्जिद है जो इतने हजारों साल से मुसलमानों ने फिलिस्तीनियों ने संभाली है, वो अभी पिछले 5 दिन से मुसलमान वहां नमाज ना जाके पढ़ सकते, ना वहां इबादत कर सकते, वो अपने दुआ सलाम जाके कर ही नहीं सकते वहां। इब्राहिम में हेब्रोन गया हूँ, वहां इब्राहिम नबी की जो दरगाह है, जियारत है, मैं वहां गया हूँ, मगर अभी वो पूरा का पूरा इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया। तो अलग पे भी खतरा है, कुबतु सकरा का खतरा है, ये सब खतरे एक साथ चल रहे हैं। और मेरी बात अभी वेस्ट बैंक हुई थी एक मेरी दोस्त के साथ, तो उसे बोला कि यहाँ बहुत ही भयंकर परिस्थिति है, गाजा को लेकर हम बात करते हैं मगर वेस्ट बैंक पे हमको रोशनी डालनी होगी। और 4 जुलाई को हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं और संदीप पांडे, जिसमें कुछ लोगों को वहां से इन्वाइट किया बातचीत करने के लिए, तो हो रहा है। तो जी बहुत मेरा बोलना है कि बहुत पॉजिटिव, मैं खाली राउंड अप कर रहा हूँ। नंबर 1 बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है अमेरिकन पॉलिटिक्स को लेकर कि जो एंटी इजराइल लॉबी है वो अभी जीत रही है। मतलब आप सोचो कि पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में से 4-5 कांग्रेसमैन को कॉड वगैरह बोलते थे, आपको याद होगा, मगर अभी तो संख्या 30 से 40 तक की होने वाली है और ये बढ़ती जाएगी। ओके, और ये 30 से 40 इतने पावरफुल है कि उनके सामने ये चक शुमर कुमर की कुछ नहीं, बिकॉज अभी तो जनता, डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकर्ता, वोटर, इंडिपेंडेंट्स, वो पूरा बहुत असर है। तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में तेजी से अंतर आ रहा है एंटी इजराइल पक्ष में, एंटी ईरान वॉर पक्ष में। और इसमें हमारे एक इंडियन ओरिजिन के हमारे जोरान ममदानी ये पूरे चेंज को लीड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी फक्र की बात है। इसमें एस मुरलीधर जज को भी जिक्र करना चाहिए, जिसने भी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट निकाली है जिसने पूरे बच्चों की नरसंहार। तो एस मुरलीधर और जोरान ममदानी दोनों को हमारा सलाम। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। बहुत शुक्रिया। वाकई आपके पास बहुत कंटेंट, अभी बहुत कुछ था, लेकिन आज वक्त की कमी की वजह से फिर आइंदा फिर बात करेंगे। लेकिन आपने कई चीजें बहुत ही अहम बताई हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।